अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की जो टाइट्रेशन है वो समझाई थी बेटा। उससे पहले वाली क्लास से मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की समझाई थी। तो हमने दो टॉपिक्स कर लिए इस पीएच कर्व के अंदर। एक हमने कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला, और एक हमने कर लिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो सिर्फ ग्राफ डिस्कस करेंगे आज। सही है। मैं चाहूँगा कि मैं वो चारों ग्राफ एक जगह अगर बना सकूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिएगा, अब हम ना आज ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने दो केसेस की जो कैलकुलेशंस हैं वो डिटेल से पढ़ ली, तो मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं जो करने लगा हूँ वो है कि चार ग्राफ का आपस में कंपैरिजन करूँगा, और इंशाल्लाह वो आपको अब समझ आ जाएगा। जैसे हमने एएस लेवल में ग्राफ स्केच किए थे बेटा, तो वो जो स्केच द ग्राफ था वो आ, बगैर किसी लॉजिक के बगैर कैलकुलेशन के हमने स्केच किए थे। लेकिन इस दफ़ा हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे जो चार ग्राफ बनेंगे बेटा वो कुछ ऐसे होंगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर वन से, और वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। और मैं राइट साइड पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा हाफ कर सकूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी यहाँ से कर देते हैं इधर से। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। चार ग्राफ मैं कंपेयर करूँगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ये हमारा थर्ड ग्राफ होगा। और मैं वीक एसिड वर्सेस वीक बेस बेटा। ठीक है। अब हम इन चारों ग्राफ को कंपेयर करेंगे। ठीक है। ये हमारे चार ग्राफ हैं। लेट्स सी, मैं पहले इक्वेशंस बता दूं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर बेटा अगर मैं यहाँ लिखूं HCl प्लस HCl प्लस NaOH और gives you NaCl और H2O, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। इसी तरह वीक एसिड में मैंने एग्जाम्पल आपको दी इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम इथानोएट और वाटर बेटा। ठीक है, दो हो गए। इसी तरीके से बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस के लिए मैं लिख देता हूँ HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। और एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ वीक बेस। ठीक है।
और ये बना लेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और साथ में वाटर। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड एग्जाम्पल। और वीक एसिड और वीक बेस में बेटा इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, और वीक बेस में मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा ये बनाएगा अमोनियम इथानोएट यानी CH3COO NH4 पॉजिटिव और साथ में वाटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चार रिएक्शंस, चार टाइट्रेशंस बेटा। ठीक है, अच्छा, मैं एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको पहले से एक बैकग्राउंड समझा दूँ कि बेस ब्यूरिट में ले रहा हूँ। ठीक है, और बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 0.1 मोलर। एक बात, अब वो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, एक बात, ताकि आपको पता चले ना मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ। हो सकता है वो रिवर्स करके दे दे, हम ग्राफ नीचे से ऊपर बना रहे हैं वो ऊपर से नीचे बना दे, यानी बेस को नीचे लिख दे एसिड को ऊपर कर दे, बात तो एक ही है। तो ज़रा ख्याल रखिएगा, इसलिए मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू दैट की बनाऊंगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, मैं जो एसिड लूँगा वो फ्लास्क में लूँगा, पहली बात। 25 सेंटीमीटर क्यूब लूँगा, ऑफ 0.1 मोलर लूँगा। ठीक है, 0.1 मोलर। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए ना कि 25 से 25 को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो मैंने अपनी की बना दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा 2 4 6 8 10 12, आई थिंक ये बहुत है। और मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा पीएच। ओके, और यहाँ मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ अल्कली। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ अल्कली या वॉल्यूम ऑफ बेस सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, आ, इसे कहूँगा 10, इसे कहूँगा 20, 2, अच्छा 3 कर देता हूँ, वेट एक मिनट, इसे कह रहा हूँ 10, 1 2 3, इसे कह रहा हूँ 20, इसे कह रहा हूँ 30, और इसे कह रहा हूँ 40। ठीक है, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, चलो एक और ले लूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँ। नहीं, एक मिनट, मैं अगर इसे थोड़ा सा नीचे कर दूँगा तो मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा ग्राफ अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे अब 14 कर दिया। ठीक है, ये हो गया 14। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए मुझे ना ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आपको समझ आ जाएगा। लुक एट हियर, जैसे 25 क्यूब बिल्कुल इसके सेंटर में होना चाहिए, लाइक इसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है,
ओके, डन हो गया। नहीं, ये गलत है। 25 इसके सेंटर में होना चाहिए भाई। ये आ गया। अब देखें बेटा, मैं ग्राफ बनाता हूँ। 1 से ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखिए, लाइक दिस। सही है, ये हुआ। उसके बाद ये मैंने हटाया, डन हो गया। ये तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे करूँ इसको, लाइक दिस। ओके बेटा, ठीक है। ये मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये एग्जैक्टली जाहिर बात है ऐसा नहीं होगा, बट जो ये जो शार्प पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली ऐसे नहीं होंगे, लेकिन समझाने के लिए बेटा मैंने इनको ऐसे किया है, ठीक है, लाइक दिस। और ये दिस ऐसे होगा, ठीक है। अब मैंने ये मेरा 7 pH, ठीक है। और इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, ओके, ये 25, जैसे बेटा ये हो गया 25, ठीक है। अब आप देखें, ये मेरा पहला ग्राफ है जो मैंने बनाया, किसका बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जो मैंने तुम्हें शुरू में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा वापस से दिखा दूं बेटा, ज़रा देखिएगा। ये हमने सबसे पहली ये वाली है, ये आप गौर से देखें। ये जो मैंने बना के दिया है आपको, सही, ये वाली बात, इस पूरी चीज़ को आप गौर से देखें। जो ये टेबल मैंने आपको बना के दिया है पीएच का और वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सही है, पीएच ग्रेजुअली चेंज होती जा रही है। उसके बाद जो जंप आया है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, वो जो 25 के ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेजुअली चेंज हुई है, तो ये मैंने बनाया है किसका ग्राफ? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का, ठीक है। कुछ बातों का ख्याल रखना है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा। जैसे ये मैंने अबे जैसे मैंने ये 14 से एक लाइन खींची है, लाइक दिस। अब आप चेक करें कि ज़ीरो के करीब से शुरू हो रहा है और 14 के करीब जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वो क्यों ख़त्म हो रहा है? इसलिए कि स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो पीएच नियर 14 होगी। और स्टार्ट ज़ीरो के करीब से क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए पीएच यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, ज़ीरो के करीब से शुरू होगी। ये हो गया आपका ग्राफ नंबर 1। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो जगह है ना जहाँ पे 7 है पीएच, ये वाली, ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसे लोग इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं और इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, चीज़ें ख़त्म हो गई, उस वक्त पीएच क्या होगी? 7। क्यों होगी बेटा? इसलिए कि आपका जो सॉल्ट बना है वो क्या है? वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था। होता क्या है, ये सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब कंप्लीटली सॉरी एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं, तो एट द टाइम ऑफ हाइड्रोलिसिस ये देता है आपको स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए कोई फैक्टर डोमिनेंट नहीं होता, तो आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है ये और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। इसीलिए नथिंग इज डोमिनेंट फैक्टर। तो आपकी जो पीएच है न्यूट्रलाइजेशन पे या इक्विवेलेंस पे, जब एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, खत्म हो जाए, हम उसे कहते हैं बेटा कि अब हमारी पीएच 7 होगी। ये किस केस में होगी बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली के केस में। अब आप देखिए,
हम दूसरा ग्राफ डिज़ाइन करते हैं, ज़रा देखें। ये मैं, देखिएगा हमारा सेकंड ग्राफ देखिए। जब आप कंपेयर करेंगे ना तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। मैं अगेन यहाँ पे रख रहा हूँ पीएच, ठीक है। अब ये आपका 7 हो गया, ये आपका 14 हो गया बेटा, ठीक है। ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे वही काम जो मैंने लिखा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। डन। वही ये मैं कह रहा हूँ 1 1 2, ये हो गया 10 1 2, इसे कह रहा हूँ 20 1 2 3, इसे कह रहा हूँ 30, इसे कह रहा हूँ 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखिए जो मेरा ग्राफ बनेगा, सही है, कैसा होगा ज़रा देखें। पहले मैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि आपका वीक एसिड है तो ग्राफ कुछ यूं ऐसे, उसके बाद ये ग्राफ यूं, और 20 पे मुझे 25 का मतलब हो गया ये होगा, ठीक है। दिस विल बी 25, राइट। तो अगर मैं, सही है। अब मैं इस ग्राफ को ट्राई करता हूँ वो कंप्लीट करने के लिए। बेटा ये देखिएगा, हम्म, हम्म, अब ये एक मिनट, अगर मैं इसे वापस कुछ अच्छा करके बना पाऊँ, लाइक दिस, हाँ, आई थिंक अब सही हो जाए। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अब मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ओके। अब आप देखें, ये वही अगेन बेटा, ये आपकी पीएच, ये आपकी पीएच 7, और ये आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ दिस इज योर 25 पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ एक्चुअली ये है 7 pH, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन के वक्त या इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब आपके एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड अगर नीचे है वो ख़त्म हो जाए, जितने मोल्स चाहिए थे उतने आपने डाल दिए, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो बेटा यहाँ होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच, दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या इक्विवेलेंस पॉइंट, और इक्विवेलेंस पॉइंट बेटा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाए और या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो जाए, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली में आपका इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है बेटा, वो अबव 7 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो बेसिक सॉल्ट है बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। ये बेसिक क्यों होता है, ज़रा ये देखिएगा। जब न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी होती है तो आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है
और उस हाइड्रोलिसिस में बेटा बनने वाली चीजें होती हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। तो ये हो गया आपका वीक एसिड और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं विच फैक्टर इज डोमिनेंट, इसमें डोमिनेंट फैक्टर कौन सा, तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेंट फैक्टर है, इसीलिए आपकी पीएच न्यूट्रलाइजेशन पे या इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर बेटा 7 से ग्रेटर होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिएगा, ये जो जगह है इसे कहते हैं बफर रीजन, ये वाली जगह। ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज बफर फॉर्मेशन रीजन या बफर रीजन कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो जगह है देखो, शुरू में पीएच बढ़ी, उसके बाद एकदम बिल्कुल ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। ये मैंने आपको याद है अपनी लास्ट क्लास में, यहाँ देखें बेटा, यहाँ समझाई थी मैंने आपको ये वाली बात, ये बफर फॉर्मेशन वाली बात। ठीक है, बफर फॉर्म हो रहा है, शुरू में पीएच बढ़ी, उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था बेटा कि यहाँ पे बफर बन रहा है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ में भी नज़र आ सकता है कि ये बफर रीजन है। अच्छा, अब आप इन दोनों ग्राफ के अंदर फर्क देखें, आपको समझ में आएगा। देखो, पहले वाले ग्राफ में और दूसरे वाले ग्राफ में फर्क समझिएगा। पहले वाले ग्राफ में पीएच नियर जीरो शुरू हो रही है, जबकि दूसरे वाले ग्राफ के अंदर पीएच जीरो से दूर शुरू हो रही है। देखें आप, ठीक है। इसी तरीके से बेटा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पीएच पहले वाले ग्राफ में 7 है और न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच 7 से अबव है दूसरे ग्राफ के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा पहले वाले ग्राफ में बफर रीजन नहीं है, दूसरे वाले ग्राफ में बफर रीजन भी है बेटा। ठीक है, तो फर्क समझ में आने चाहिए आपको। दोनों एंड नियर 14 इसलिए हो रहे हैं बेटा कि दोनों टाइट्रेशन के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग एल्कलीज यूज की हैं, तो इसलिए वो नियर 14 ही होंगे। ठीक है, दोनों उसमें। अब आपको वो जो मैंने कैलकुलेशन कराई थी मैंने, उसके लिहाज से उस ग्राफ को स्केच करके बताया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और 25 से 25 न्यूट्रलाइज इसलिए हो रहा है कि रेशो दोनों में क्या है, 1:1। ठीक है, इसलिए 25 पे न्यूट्रलाइजेशन होगी सारी। अब आते हैं हम अपनी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक वीक बेस पे बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस बेटा। ठीक है, तो हम इससे ग्राफ बनाएंगे। लेट्स सी, अब जब चारों ग्राफ हम एक साथ बना लेंगे ना, तो मुझे यकीन है आप देख के ना उनमें फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि यार ये डिफरेंट ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पी एच बेटा, ये 0 है, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गया आपका 14। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द बेस, ये हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 30 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर क्यूब। और इसे मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ एल्कली बेटा, वॉल्यूम ऑफ एल्कली या वॉल्यूम ऑफ बेस सेंटीमीटर क्यूब। कीप इन माइंड 25 को 25 न्यूट्रलाइज करेगा और नीचे एसिड कितना है, 25। ठीक है, अब आप देखें मैंने इसमें करना क्या है ग्राफ में। लुक एट हियर, मैं अगर इसे ग्रीन से ही बनाऊं, सी, तो पहले तो मैं ज़रा 25 को देखूं ना, ये होगा 25 यार। ओके, देखिएगा ये ग्राफ ना कुछ ऐसा बनना चाहिए, लाइक दिस। मैं कोशिश तो करूँगा कि चीज़ें सही हो। ये ऐसा होगा ग्राफ।
ये हो गया 7। ओके, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25। नाउ ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली का। तो आपको फ़र्क समझाना है बस, ग्राफ के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिएगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो आ, इसके अंदर अगर आप थोड़ा गौर करें तो हो ये रहा है कि जो 7 pH है वो न्यूट्रलाइजेशन पे नहीं होगी। आपकी जो pH होगी न्यूट्रलाइजेशन के वक्त वो 7 से कम पे होगी, नीचे कहीं होगी वो, ठीक है। वो कहीं नीचे होगी, ये होगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बेटा। न्यूट्रलाइजेशन और इक्विवेलेंस पॉइंट, मैं इसको ईपी कह देता हूँ ताकि याद रहे। ईपी स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी जब आपका एसिड कंप्लीटली क्या हो जाए बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे इट्स इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, अब आप देखिए ऐसा क्यों है, वाई, मतलब 7 से कम पे क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है न्यूट्रलाइजेशन के वक्त ये हाइड्रोलाइज होगा और ये एसिडिक सॉल्ट है। वो बेसिक था इससे पहले वाले में, ये एसिडिक है। ये क्यों एसिडिक है ये देखिएगा बेटा, ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। जब ये हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रलाइजेशन के वक्त, तो ये प्रोड्यूस करेगा वीक एल्कली या वीक बेस और साथ में देगा स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ लुक, दिस इज वीक बेस एंड लुक दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। विच फैक्टर इज डोमिनेंट? तो आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड इज डोमिनेंट, है ना, समझ आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का फैक्टर डोमिनेंट होगा बेटा, तो क्या होगा, पीएच 7 से कम हो जाएगी, इसलिए क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। अब समझ में आ गई बात। तो मैं अगर ऊपर वाली, मैंने कहा ना ऊपर वाली बात समझा दूंगा तो नीचे वाली समझ में आ जाएगी। एक आखिरी बात, कुछ बच्चों को एक एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूँ, जरा सुनिएगा कि सर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली में बफर सॉल्यूशन नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अगर आपने एसिड फ्लास्क में लिया हुआ है और ब्यूरेट के अंदर बेस लिया हुआ है, तो जो बफर बनेगा वो न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनेगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, जरा समझिएगा ऐसा क्यों होता है, ताकि आप, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में कभी कोई सवाल आए कि सर जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया उसमें बफर नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। अब देखें हो ये रहा है कि जैसे बेटा सपोज करो नीचे ना आपके पास HCl है, ठीक है। आपने ऊपर से इसमें डाला है अमोनियम क्लोराइड, ब्यूरेट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो होगा क्या कि सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। अभी ये बफर इसलिए नहीं होगा कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम क्लोराइड उस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो बफर स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट का नहीं बनता। बफर वीक एसिड और सॉल्ट का बनता है या फिर वीक बेस और सॉल्ट का बनता है। अब जब आप ब्यूरेट से फ्लास्क में बेस ऐड करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा नीचे एसिड खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन के बाद हो गया खत्म। जैसे ही आपका एसिड खत्म होगा बेटा, तो जब आप एक्स्ट्रा एल्कली ऊपर से ऐड करेंगे, ये बेटा ओके, तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा एल्कली ऊपर से नीचे ऐड करेंगे तो नीचे फ्लास्क में उसका सॉल्ट तो पहले से था और आपने ऊपर से एक्स्ट्रा एल्कली ऐड की, तो अगर वीक बेस आ जाए और उसका सॉल्ट पहले से प्रेजेंट है, तो अब ये क्या बन जाएगा, बफर बन जाएगा, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का बफर। लेकिन आप देखें ये कब बन रहा है, जब नीचे का एसिड खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपके दिमाग में ये सवाल आए कि सर
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में क्या बफर रीजन नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन वो ऊपर होगा, 7 के बाद होगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा बफर रीजन, इस जगह पे, ठीक है, बफर फॉर्मेशन। बट चूंकि हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल नहीं है उसकी, तो हम इसलिए उसको बस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते और हम इसको वैसे भी ले जाते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप एसिड फ्लास्क में रखें और बेस को कहाँ रखें आप? ब्यूरेट के अंदर, तो जो बफर बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में वो न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनेगा, ठीक है। अब फर्क देख लें, स्टार्ट 0 के करीब से इसलिए हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 14 से दूर ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वीक बेस था, ठीक है, वीक बेस था इसलिए दूर से ख़त्म हो रहा है। और बफर भी बन रहा है तो वो ज़रा नीचे नीचे ही रहेगा क्योंकि पीएच को रेजिस्ट करता है ना बफर बेटा। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का। अब इसका कंपैरिजन करते हैं लास्ट वाले ग्राफ के साथ, और वो ग्राफ होगा, ज़रा देखिएगा बेटा, ये हमारा लास्ट ग्राफ है। मैंने आपको 2 ग्राफ पूरे डिटेल से इसलिए बताए ताकि ना आपको बात समझ में आ जाए और फिर मुझे हर ग्राफ को डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। 1 2 ये हो गया 10, 1 2 3 ये हो गया 20 बेटा, 1 2 3 ये हो गया 30, 1 2 3 ये हो गया 40 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6, this one is 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया बेटा। ये हमारी हो गई पी एच, सही है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अगेन वॉल्यूम ऑफ बेस बेटा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। कीप इन माइंड नीचे फ्लास्क में मैंने वो रखा हुआ है इथेनोइक एसिड, और ऊपर से मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर और उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इथेनोइक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टाइटेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब वही 1:1 का रेशो है तो 25 सेंटीमीटर क्यूब पे न्यूट्रलाइजेशन होगी, वो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ज़रा देखिएगा, लुक एट हियर द ग्राफ। इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है। ओके, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब देखें, ये मैंने हम्म, ये मैंने 25 किया, ये मैंने pH 7 मेंशन की। आपको मैं 2 तरीकों से बताऊंगा चीज़ें कि ये ग्राफ ऐसा क्यों होगा, क्यों होता है। ये है न्यूट्रलाइजेशन या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH 7 ही होती है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये वही 14। ओके, अब आप देखिएगा, फर्क देखिएगा इसमें और बाकी ग्राफ्स के अंदर। पहली बात तो ये, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जैसे एक ड्रॉप डालने से एंड पॉइंट आ जाए, पीएच चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? 2 रीजंस बता रहा हूं। रीजन नंबर 1, दोनों वीक है, एसिड भी वीक है और एल्कली भी वीक है, तो कोई फास्ट चेंज नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, पहला ड्रॉप ब्यूरिट से फ्लास्क में ऐड करने से लेकर के आखिर तक पूरा बफर ही सॉल्यूशन है। क्यों? देखें बेटा, काश आप थोड़ा सा गौर कर लें और मेरी बात आपको समझ में आ जाए। ये जो सॉल्ट बना है ना, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट गौर से देखिएगा, अमोनियम इथेनोएट, क्या ये सॉल्ट इस वीक एसिड का सॉल्ट है? तो आप कहेंगे यस, इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। क्या यही अमोनियम इथेनोएट इस वीक बेस का सॉल्ट भी है? हाँ है। अब आप सोचें, जब आप नीचे एसिड रखेंगे और ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो पहला ड्रॉप डालने के बाद
उधर इथेनोइक एसिड होगा होगा इथेनोइक एसिड का सॉल्ट अमोनियम इथेनोएट भी होगा तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलके क्या बनाते हैं? बफर, एसिडिक बफर बन गया। अब आप ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। अब नीचे अमोनियम इथेनोएट सॉल्ट है, आपने ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो वो जो सॉल्ट पहले से था वो किसका सॉल्ट भी है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट भी है। तो वीक बेस का सॉल्ट और वीक एसिड का सॉल्ट हर वक्त मौजूद है। अब वो चाहे एसिड हो उसके अंदर, चाहे उसके अंदर बेस हो, शुरू से आखिर तक बफर ही होगा। तो इसलिए ग्राफ का जरा शक्ल देखे ना कैसी है, ये देखें कैसी बनी है शक्ल से। न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच 7 क्यों होती है बेटा? क्योंकि अमोनियम इथेनोएट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ये क्यों न्यूट्रल सॉल्ट होता है बेटा? ये देखिएगा, ये इसलिए न्यूट्रल सॉल्ट होता है कि जब न्यूट्रलाइजेशन के वक्त इसे आप हाइड्रोलाइज करेंगे या ये हाइड्रोलाइज होगा इन द फ्लास्क, ठीक है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो ये प्रोड्यूस करेगा वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो नथिंग इज डोमिनेंट फैक्टर। ये हो गया आपका वीक एसिड, ये हो गया आपका वीक बेस, तो कोई फैक्टर डोमिनेंट नहीं है। अब आप इस फर्स्ट ग्राफ को पहले वाले ग्राफ से पहले कंपेयर करें ताकि बात समझ में आ जाए। वहां पे सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल इसलिए था कि कोई फैक्टर डोमिनेंट नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहे थे। यहां पे आप सॉल्ट को न्यूट्रल इसलिए कह रहे हैं कि फैक्टर कोई भी डोमिनेंट नहीं है, बट फर्क है। क्यों नहीं है डोमिनेंट? दोनों वीक है, एसिड भी वीक बन रहा है और बेस भी वीक बन रहा है। नथिंग इज डोमिनेंट फैक्टर। बाकी जीरो से दूर से शुरू होता है, जीरो के दूर खत्म हो जाता है, क्योंकि वीक एसिड है और वीक बेस है। तो ये चार ग्राफ अगर आप कंपेयर कर लेना एक साथ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं यूं करके आपको दिखाऊं एक ही जगह पे सारे ग्राफ मिला। ये देखें बेटा, आई थिंक अब आपको ग्राफ सारे एक साथ नजर आ रहे हैं। देखें, हर ग्राफ में फर्क समझ में आना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों बनता है ग्राफ, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूं बेटा, उसका ख्याल रखिएगा। देखिए, दो टर्म्स होती हैं, एक को कहते हैं एंड पॉइंट, फर्क याद रखिएगा। एंड पॉइंट और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट जिसे बोलते हैं। एंड पॉइंट का मतलब होता है व्हेन इंडिकेटर शोज द कलर चेंज, व्हेन इंडिकेटर shows the color change, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये, इंडिकेटर कब कलर चेंज शो करता है ये बताओ? जब आप ब्यूरिट से फ्लास्क में एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डाल दें तब, यानी कोई चीज एसिड से एल्कली हो जाए या कोई चीज एल्कली से एसिड में चली जाए, वो तो उसी वक्त जाएगी ना जब एक्स्ट्रा होगा। यानी एंड पॉइंट पर आप हमेशा एक ड्रॉप, कम से कम एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालते हैं ब्यूरेट से फ्लास्क में, तो आपका इंडिकेटर कलर चेंज हो करता है, उसे एंड पॉइंट कहते हैं। एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी जिसे कहते हैं। व्हेन acid and base completely reacted, यानी nothing left in excess, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो जाए, चीजें खत्म हो जाए, ना उसमें एसिड है ना उसमें बेस है, जितना आपने डाला था वो पूरे का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, जब वो दोनों खत्म हो जाए।
तो एंड पॉइंट वो होता है बेटा जब आप एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालते हैं, इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, अब कोई चीज़ एक्सेस में नहीं है, कोई चीज़ कम नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, सब बराबर हो गया, खत्म हो गया, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो जो रिएक्शन कंप्लीटेड होता है उस वक्त हम कहते हैं उसको इक्विवेलेंस पॉइंट। ये फर्क होता है। तो ये जो मैं पीएच आपके पास लिखता हूं बेटा, ये मैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे लिख रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। एंड पॉइंट पे डेफिनेटली वो डिफरेंट होती है, तो वो आपको बाद में वो कोई इतना मसला नहीं है समझना। और हम जब भी टाइट्रेशंस करते हैं, प्रैक्टिकल टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, तो हम इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं निकालते हैं। निकालना बहुत वो ग्राफ के जरिए ही हो सकता है, अदरवाइज आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो इक्विवेलेंस पॉइंट आप प्रैक्टिकली में नहीं निकाल सकते, और वो एंड पॉइंट निकाल रहे होते हैं उस वक्त एक ड्रॉप आपने एक्स्ट्रा ही डाला हुआ होता है, ठीक है। सो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ द टाइट्रेशन, और जिसे हम लोग टाइट्रेशन या पीएच कर्व्स कहते हैं बेटा। ये जो कर्व्स मैंने बनाए हैं, ये मैंने आपको उन्हीं कैलकुलेशन बेस के ऊपर बना दिए जो मैंने आपको सिखाई थी। ये 4 ग्राफ्स होते हैं, इन्हें आपको पढ़ना चाहिए, इनको आपको पता होना चाहिए, और ये हमें काम भी आएंगे। अच्छा, मैं बच्चों को ना थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ज़रा सा मैं समझा देता हूँ, ताकि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि मैंने अभी तक शुरू से लेके आखिर तक आपको जितने कर्व्स, जितनी कैलकुलेशन ग्राफ्स बना के बताएं, वो सब क्या है पता है आपको? सब मोनो बेसिक हैं सब, यानी 1:1 के रेशो में। ज़रूरी थोड़ी है टाइटेशन 1:1 के रेशो में, 1:2 के रेशो में भी तो हो सकती है। तो वो ग्राफ मैंने आपको नहीं बताए, बट वो चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को ना आइडिया दे देता हूँ ताकि ना आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाएं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक दो चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा समझ लेंगे तो मुझे यकीन है आसानी हो जाएगी आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करो कि अगर मैं टाइट्रेशन कर रहा होता सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ रेशो 2:1 का है, ठीक है। आ, उम्मीद है इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी आपको। और ये बना रहा है Na2SO4 और साथ में बना देता है 2H2O। तो ज़रा समझिएगा इसका टाइट्रेशन कर्व कैसा होगा, ठीक है। जो अभी तो हमने सारे 1:1 बनाए। अच्छा, पहले तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। ये जो रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। क्या मतलब ये बेटा, ये 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में ये होता है कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, जिसे आप डाईप्रोटिक एसिड भी कहते हैं, ये डाई बेसिक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होता है इनटू सॉल्ट। यानी आपका बेस ऐसा नहीं होता कि हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि एसिड सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट करता है। तो पहले स्टेप में ये बनाता है NaHSO4 और साथ में बनाता है बेटा वाटर। ये हो गया पहला स्टेप। अब आप स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता, वो तो खत्म हो चुका है। सल्फ्यूरिक एसिड पूरे का पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में। तो जो सेकंड मोल रिएक्ट करता है, सेकंड, ये पहला सॉल्ट बन चुका है, वो सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है। कैसे? NaHSO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, और ये क्या बना लेगा? Na2SO4 Na2SO4 और साथ में क्या बनाएगा बेटा? वाटर। अब ये जो आपने ऊपर वाला रिएक्शन लिखा है ना बेटा, ये ओवरऑल रिएक्शन है। लेट मी टेल यू हाउ। ये देखो, NaHSO4 से NaHSO4 कैंसिल हुआ। अब आप देखें आपके पास बच क्या रहा है। रिएक्टेंट साइड पे आप कहेंगे H2SO4 प्लस 2NaOH gives you Na2SO4 और 1 और 1 2H2। अब आप गौर से देखें, वो ऊपर वाली इक्वेशन बेसिकली यही है। तुम में से क्या हो गया भाई? ओके, ये क्या हो गई? एज इट इज वही वाली इक्वेशन हो गई जो ऊपर है। अब देखिएगा इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा होता है, ये देखिए।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा, आपको सीख जाए ना आप। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिएगा। इन्होंने आपके सिलेबस में नहीं रखा ये, लेकिन है मज़े का ये। अब देखें यहाँ जैसे पीएच है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, चलो मैं इसे कर लेता हूँ 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया आपका 14, ठीक है। और यहाँ मैं वही वॉल्यूम ऑफ एल्कली करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 10, इसे कर देता हूँ 20, इसे कर देता हूँ 30, इससे 40, इसे 50, इसे 60 और इसे 70, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। चलो अब देखिएगा मज़ेदार चीज़ हो क्या रहा है। सपोज करो नीचे फ्लास्क में, ठीक है, फ्लास्क के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है। नीचे फ्लास्क में है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और सपोज करो बेटा कि आप ब्यूरेट से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोलर। अब आप सोचो, अगर रेशो 1:2 का है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ब्यूरेट से कितने सेंटीमीटर क्यूब डालना पड़ेगा, 40। अब आप कर्व देखिएगा, होता कर्व कैसे, ये देखें, ये स्टार्ट होगा यहां से, इधर आएगा, ये देखिए बेटा, ये हुआ, उसके बाद यूं आएगा, यूं जाएगा और ऐसा जाएगा, यूं होगा कर्व। ये थोड़ा सा अगर मैं इसे जरा देखिएगा, मज़ेदार कर्व होता है, ये ऐसे होता है। पता है क्यों? जो पहली न्यूट्रलाइजेशन है जिसमें एसिड पूरे का पूरा सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो 20 पे हुआ है। और फिर जो दूसरा हुआ है बेटा, वो 40 पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, ये ऐसा हो गया। ये डाई बेसिक का है। आप सोचें अगर आप ट्राई बेसिक करते तो क्या होता। ट्राई बेसिक जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, उसमें ये जो कर्व आते हैं ना, ये इनमें जो एंड पॉइंट आते हैं वो 3 होते हैं बेटा, इसमें 2 हैं। तो जो पहला पॉइंट आया है 20 पे बेटा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन 40 पे हो रही है, तो जो 20 पे आ रहा है वो बेसिकली पहले स्टेप का ये वाला सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट सही है। और फिर जो दूसरा आया एंड पॉइंट, वो इस वाले सॉल्ट पे बनने पे आया, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया सिर्फ इसलिए कि आपका थोड़ा दिमाग खुले ना, आपको चीजें समझ में आए। जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने आपको 1:1 का रेशो कराया वो हमेशा आपको बस 1:1 तक ही लकीर का फकीर बनते रह जाए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आपको चीजें और सीखनी चाहिए। तो जैसे डाई बेसिक हो उसमें इस तरह 2 होता है, इसी तरह ट्राई बेसिक के अंदर रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। बिल्कुल सेम है, जैसे अगर आप इसकी जगह फॉस्फोरिक एसिड लिखें, H3PO4 लिखें, तो 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए ना। तो पहले स्टेप के अंदर NaH2PO4 बनेगा, दूसरे स्टेप के अंदर Na2HPO4 बनेगा, और तीसरे स्टेप के अंदर Na3PO4 बनेगा। आप खुद से कीजिएगा, बड़ा मजे का है, इंटरेस्टिंग है। तो वो 3 स्टेप के अंदर होगा। तो हमारे सिलेबस में 1:1 का रेशो है, इसलिए हमने वो वाले ग्राफ किए, लेकिन इसके अलग ग्राफ भी होते हैं। अगर डाई बेसिक ट्राई बेसिक कभी दिमाग में आए तो वो इस तरह बनते हैं। तो मैं बच्चों को इसलिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ताकि अगर कभी आगे चल के वो कोई ग्राफ वगैरह कर रहे हो, कुछ चीज़ों को और देख रहे हो, तो उनके दिमाग में अगर सवाल ये आए कि यार अगर ये मोनोप्रोटिक ना हो सही तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सही है। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसके इंडिकेटर्स वगैरह का वो कुछ छोटी छोटी मोटी चीज़ें और पढ़ेंगे इंडिकेटर्स से रिलेटेड इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी बेटा। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इसमें, इस क्लास से, इस लेक्चर से।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।